Good evening, all of you. बच्चों. Good evening, Mohit, Kamalpreet, Ramanpreet, Aryan, Diksha, Manya, Namrata, Natasha, all of you. बच्चों, very good evening. तो बेटे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करने स्टार्ट किए थे और उस क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व कर लिए थे. अभी कुछ 4-5 क्वेश्चंस उस चैप्टर के और बचे हुए हैं एनसीईआरटी के. आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद कुछ हमारे पास टाइम रहेगा तो हाँ मैं सेकंड चैप्टर्स को भी आगे हम लोग बढ़ेंगे. ठीक है, सेकंड चैप्टर भी हम लोग आगे से आगे करेंगे. तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1. ओके ओके. फाइन. चलिए बेटे ये 9 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है ये. इसको करते हैं. बड़ा सिंपल है ये तो. विच इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू सेकंड डिसीसिव स्टेज. मतलब किस ईयर को डिफाइनिंग ईयर कहा जाता है इंडिया के अंदर जिसमें कि जो इंडिया था वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में ट्रांसफर हो गया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के अंदर. तो बेटे जो डिफाइनिंग ईयर माना जाता है वो माना जाता है 1921 को. यानी कि इस ईयर के बाद से इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के अंदर शिफ्ट हो गया था. इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हुआ कि 1921 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है. बेटे म्यूट कर लीजिए बेटे. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर गई थी 1921 के बाद से. इसीलिए इसको डिफाइनिंग ईयर कहा जाता है इंडिया के अंदर. ओके, ये आंसर इसका 1921 आ जाएगा. नेक्स्ट है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 4 का भी आ सकता है. ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था. गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. तो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल की क्या कंडीशंस थी कॉलोनियल पीरियड के अंदर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बताना है उसके बारे में. तो मैं हल्के हल्के से पॉइंट्स बता दूंगा कि क्या क्या आप इसके अंदर लिखेंगे. बेसिकली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी उसकी पॉइंट्स लिखने हैं आप. जैसे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, ठीक है ना. क्या लिखेंगे? जैसे पहला, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, हाई डेथ रेट. ठीक है.
डेमोग्राफिक कंडीशंस के अंदर ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, इसके अंदर लिखना है बेटे थोड़ा थोड़ा सा, मैंने लिखवाया हुआ है। अगर आपको डाटा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इनको डिफाइन कर देंगे और लिखेंगे, उस समय बहुत ज्यादा थी। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो पर 1000 पे कैलकुलेट की जाती है, ये उस समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 218 थी। डाटा याद नहीं है तो आप मेंशन मत करना, गलत डाटा मत लिखना, ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन कर देना बस इसको। नेक्स्ट है बेटे लो लिटरेसी रेट, यहाँ पर लो लिख देता हूँ, लो लिटरेसी रेट। ये डाटा तो बेटे याद होना चाहिए, इसका लिटरेसी रेट का कितना था बेटे, ये लेस देन 16%, एंड उसमें भी जो फीमेल लिटरेसी रेट थी वो जस्ट 7% थी, एंड फीमेल, इसके अंदर लिखना है बेटा ये, एंड फीमेल लिटरेसी रेट was just 7% at the time of independence। लिटरेसी रेट को पहले डिफाइन कर देना क्या होता है, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स की कहानी बता रहा हूं उस समय। नेक्स्ट आप लिखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेटे ये डाटा लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कोई बात नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। वैसे बता देता हूँ बर्थ रेट और डेथ रेट भी कितनी थी, अगर आप चाहें तो। आपकी जो बर्थ रेट थी बेटे वो 48 थी पर 1000 पे, ये भी पर 1000 पे होती है, और जो आपकी डेथ रेट थी पर 1000 पे वो थी आपकी 40, ये दोनों ही बहुत हाई थी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको आप डिफाइन करेंगे क्या होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पता होना चाहिए आप लोगों को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक पर्सन एक्सपेक्टेड कितने साल जिंदा रहेगा, रहता है। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको याद होना चाहिए कितनी थी बेटे, ये थी 44 ईयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिफ्थ एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैसे तो 3 या 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये मेन पॉइंट यही है जो मैंने अभी लिखा है। फिर भी आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। एक चीज मैं आप लोगों को और ये तो हो गया इसका आंसर, एक चीज बेटे मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को, पता है क्या, कि जैसे आपने ये आंसर लिखा, आपने थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिया, 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर ना आप एक काम करना, आप ना एक नीचे नोट डालना, यहाँ पर ना एक नीचे नोट नहीं डालेंगे, बेसिकली आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने कंक्लूजन बेटे बनाना, मतलब कि फ्रॉम द अबव डाटा वी कैन से दैट, जैसे फ्रॉम द अबव पॉइंट्स या अबव डाटा एक ही बात है, फ्रॉम द अबव पॉइंट्स वी कैन से दैट, वी कंक्लूड दैट, कह लो एक ही बात है, वी कंक्लूडेड दैट overall India's demographic profile, India's demographic profile was very low, that is, मैं आंसर अपना बता रहा हूं आपको फॉर्मेट लिखने का, that is the Indian people, that is Indian people lived a low quality of life, a low quality of life, a low quality of life। ये आप नीचे कंक्लूजन में डालिए। 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, इवन मतलब 3 में तो मर्जी आपकी, लेकिन 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में कंक्लूजन अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, बहुत बढ़िया इंपैक्ट जाएगा बेटे टीचर के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, ये ना बेटे एक अलग से इंपैक्ट डालता है कि अगर बच्चे ने देखो सारी चीजें लिखी हुई है, पॉइंट भी सही से एक्सप्लेन किए हैं, उसके बाद उसने उसको कंक्लूड करके भी बताया कि इन सारे पॉइंट्स का क्या मीनिंग निकलता है। तो कोशिश करा करिए कि 4 और 6 मार्क्स में और इवन 3 मार्क्स में भी अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं
तो बेटे बहुत ही एज ए टीचर, जैसे मैं पेपर चेक करने बैठ रहा हूँ और मेरे को दिख रहा है हर बच्चे ने कंक्लूजन लिखा हुआ है, दैट इज उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। तो मेरा ये सजेशन है एज ए टीचर कि भैया आपको कंक्लूजन लिखना चाहिए, भले या पॉइंट में आंसर लिखे हैं आपने, कंक्लूजन आप नीचे जरूर लिखिए कि आपको क्या कंक्लूड निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे हम लोग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अंडर, क्वेश्चन क्या है ये, अंडरस्कोर लिखा है बेटे, अंडरस्कोर some of India's most crucial economic challenges at the time of independence, at the time of independence। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो ना बेटे हम सोचते हैं ये थोड़ी क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, ये हमें क्या लेना इस क्वेश्चन से, और ऐसा लगता है कि कभी हमने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, और 6 नंबर का क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी का, ऐसा लगता है पता नहीं कहां से उठा के दे दिया एग्जाम में। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को डीप से पढ़ो तो बहुत ही, एनसीईआरटी सब कुछ कवर कर जाएगी आपकी इंडियन इकोनॉमिक के अंदर, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें तो। अंडरस्कोर सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हम आजाद हुए तो हमारे जो सबसे मेन चैलेंजेस थे जो हमें हमने फेस कर रहे थे वो कौन कौन से चैलेंजेस थे, उसको जरा आप बता दीजिए, समझा दीजिए। तो ठीक है, बता देते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे थे। जो चैलेंजेस थे वो था, लिख लीजिए आप मेरे साथ, में पॉइंट्स में लिखूंगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पहला पॉइंट, कंक्लूजन लिख लेना बाद में, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, तो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा आपको कंक्लूजन लिखने का आपका तरीका। ठीक है, सबसे पहला है, लिखिए, मोर डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ऑन, एक मिनट, डिपेंडेंसी ऑन, ये ऑन लिखा है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे। सेकंड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स of cultivation, traditional methods of cultivation। Third one is destruction of Indian handicraft industry, Indian handicraft industry उस समय तबाह हो चुकी थी। destruction of Indian handicraft industry, Indian handicraft industry। next one, next है low quality of life, low quality of life। इसके अंदर आप लिख सकते हैं जैसे हाई बर्थ रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लिटरेसी रेट, वो इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन भी करना है इन पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इनएडुकेट, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, या इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लो, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हैं। एक तो वैसे ही बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे, और जो एम्प्लॉयड थे वो भी 20 मतलब पूरे टाइम नहीं थे जितना टाइम उनको होना चाहिए, कम टाइम ही काम कर पाते, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड डिपेंडेंसी थी। और एग्रीकल्चर में तो बेटे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता ही आता है, साल में 4-5 महीने बंदा फ्री रहता है। तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, एंड अंडर एम्प्लॉय। ठीक है, अगर डाटा डिपेंडेंसी का अगर आप लेना चाहते हैं तो 70 to 75% पीपल
उस समय एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे, जब बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन? सबसे पहली बार इंडिया की जो कैलकुलेशन हुई थी पॉपुलेशन की, जिससे कि सेंसस ऑफ सेंसस कहते हैं, सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन को काउंट करना। तो इंडिया का सेंसस ऑफ इंडिया जो था वो कब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? तो बेटे उसका ईयर है 1881। ये बेटे ईयर याद रखने हैं, ठीक है। 1881 से हमारी पॉपुलेशन काउंट करना शुरू किया गया था। एवरी 10th ईयर में ये काउंट की जाती है, और ये 2021 जो चल रहा है, तो 2021 में इस साल हमारी पॉपुलेशन काउंट की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 15, ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर बात करेगा। इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, बेसिकली फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड को जरा समझा दीजिए क्या था। तो बेटे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, पहले आप यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। बेटे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब, वैसे तो जनरली क्या होता है कि हम लोग बेसिकली किन किन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका कंपोजिशन और कितनी क्वांटिटी में करते हैं हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर आप बताएंगे कि पहले मीनिंग बताएंगे इसका, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है, हल्का सा हिंट दे देता हूं, व्हाट इट मींस, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड बाय अ कंट्री। व्हाट टाइप्स एंड क्वांटिटी भी लिख देता हूं, चलो, व्हाट टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ, ये उस समय की मतलब, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इज नॉट एसोसिएटेड मीन अ पर्टिकुलर टाइम। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आज भी आप देखेंगे कि इंडिया किन चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है और कितनी क्वांटिटी में, तो वो वॉल्यूम कहलाएगा। तो उस समय वॉल्यूम क्या था और क्या किस चीजों का, व्हाट टाइप एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, सर्विसेज एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, किन तरह की गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। ये तो मीनिंग लिखा है आपने इसका, वॉल्यूम ऑफ। अब इसके अंदर आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि हमारा उस समय का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या था। हम लोग मेनली, हम लोग उस समय क्या करते थे, हम लोग एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। एक आधे नाम आप लिख सकते हैं, जैसे रॉ सिल्क, स्पाइसेस, प्राइमरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे, जैसे मैंने आपको बताया, रॉ सिल्क हो गया, ठीक है, आपका इंडिगो हो गया, आपका कॉटन हो गया, ये सब। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और हम जनरली फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया करते हैं। इसको आप थोड़ा सा बता देंगे एग्जांपल के साथ। जैसे फिनिश गुड्स कौन कौन से बेटे हम लोग इंपोर्ट करते थे, कैपिटल मशीनरी हो गई, वुलन क्लॉथ हो गया, सिल्क इंपोर्ट करते थे, ये आप लिख देंगे। ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो गया। फिर आपको क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड भी बतानी है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, फॉर्मेट बता रहा हूँ इस आंसर का, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। जब आप डायरेक्शन ऑफ ट्रेड लिखेंगे बच्चों, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मीनिंग बताएंगे। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री किन किन अदर कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। इट मींस, बेसिकली हल्का सा हिंट दे रहा हूं, द इट मींस, it means that a country, it means a country exported and imported goods and services with
विच कंट्रीज। मैं हल्की सी लैंग्वेज भी नहीं बना रहा हूँ, मैं हिंट हल्का सा समझा रहा हूँ, मैं प्रॉपर लैंग्वेज नहीं बना रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं है इसकी, ठीक है ना। विद विच कंट्रीज मतलब किन किन देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, ये वो होता है। और क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, वो वॉल्यूम और कंपोजिशन क्या देते हैं उसको। किनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है वो डायरेक्शन में आएगा। मीनिंग हो गई। मीनिंग के बाद आप थोड़ा सा लिखेंगे कि भैया हमारे तो मोर देन 50%, मोर देन 50% जो हमारा ट्रेड था ओनली टू ब्रिटेन के साथ होता था, रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, ठीक है। एंड कुछ और कंट्रीज भी थी जिसके साथ हम उस समय करते थे, जैसे चाइना, सैलॉन जो आज की डेट में श्रीलंका है, और ईरान जो कि उस समय पर्सिया कहलाता है, ईरान। इनके साथ भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता है। तो डायरेक्शन का मतलब होता है किन कंट्रीज के साथ एक पर्टिकुलर कंट्री अपना फॉरेन ट्रेड करती है। वॉल्यूम भी मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। कंक्लूजन भी आप लिखेंगे, वो आप देखिए। आप मुझे, मैं तो सारे कंक्लूजन आपको बता भी सकता हूँ, लिखवा भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, लेकिन मैं सर ये आपने चाइना के बाद क्या लिखा है? चाइना के बाद बेटे सैलोन, CEYLON, फिर ये ईरान है। सैलोन मतलब श्रीलंका थी बेटे, आज की डेट में श्रीलंका है। तो इनका कंक्लूजन आप खुद डेवलप करा करोगे, ठीक है। जो मैं भी टेस्ट लेता हूँ ना इंडियन इकोनॉमिक्स के, उसमें भी बेटे आप लोग ना वो लिखा करो इस तरह के क्वेश्चन। तो ये बेटे एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, स्क्रीनशॉट ले लेना था उसका बेटे, मैं एक बार बैक कर देता हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटे एनसीईआरटी का, इंडियन इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। क्या बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट were there not what were there any positive contribution made by the Britishers in India? Discuss। क्या इंडिया के अंदर, क्या इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी किए थे? अगर किए थे तो वो बता दें। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन तो है। कौन कौन से हैं मैंने लिखवाए भी हैं आपके नोट्स के अंदर, फिर भी मैं आपके साथ एक बार पॉइंट पॉइंट आपके साथ बता दें। जैसे एक, देखिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पहला पॉइंट। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन का इनिशियल तो हमें दिक्कत हुई, लेकिन बाद में जाके वो हमारे लिए फायदे का सौदा हुआ, और जिस कारण, इसी कमर्शलाइजेशन के कारण हमने बाद में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड गिवन प्रोडक्शन में अचीव करी। सेल्फ सफिशिएंसी इसी के कारण आई थी। स्टार्टिंग में तो हमें दिक्कत हुई थी इसको लेकर काफी ज्यादा, लेकिन बाद में ये हमारे लिए फायदे का सौदा हुआ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिटेन ने भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खुद के फायदे के लिए डेवलप किया, लेकिन किया तो इंडिया के अंदर। जैसे डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, टेलीग्राफ फैसिलिटीज वगैरह, ये सब इंडिया ने, उन्होंने हमारे लिए किया। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन फेमाइंस। कंट्रोल ऑन फेमाइंस, फेमाइंस का मतलब होता है बेटे अकाल पड़ना। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो अकाल पड़ते थे उसमें काफी कंट्रोल कर लिया गया, अब उससे उतनी ज्यादा नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बना के दे दिया, जिसका यूज करके हम आज भी उसी पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं।
जैसे पार्लियामेंट उन्होंने बना के दे दी, कई ऑफिसेज उन्होंने सेटअप कर दिए थे, जिसका फायदा हमें मिला। ओके, तो ये बेटे कुछ उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे जो कि आप कह सकते हैं कि एक फायदा हमको मिला पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर। तो ये बेटे फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट चैप्टर बेटे मैंने फिनिश कर लिया है। और इंडियन इकोनॉमी बेटे 3 आपको पता है यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट आपकी सीबीएसई के अंदर 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड भी, ठीक है। और 3 चैप्टर मिलाकर आपके 12 मार्क्स के बेटे। और ज्यादातर बेटे ना, अगर 1 मार्क्स को हटा दिया जाओ तो एनसीईआरटी में से ही बेटे क्वेश्चन पेपर बनता है, ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कि मैं करवा भी रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, चैप्टर 2 ऑफ आईईडी। आईईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 19, ठीक है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 2-3 क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स के हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्लान। प्लान क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, हल्का सा बता देता हूँ। बेसिकली प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर की डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी लिखी होती है कि किसी पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो आप कह सकते हैं, हल्का सा हिंट दूं, इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट which shows detailed which shows detailed program, method, strategy, that can be used that can be used that can be used in that can be used in attaining attaining predetermined goal। pre लिख ही दिया पूरा मैंने, predetermined goal या objectives, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अजीब सा क्वेश्चन लगता है, कई बार पेपर में आ जाता है। 1 नंबर का था ऊपर वाला, व्हाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? इंडिया ने प्लानिंग के बारे में क्यों ऑप्शन क्यों चूज किया? व्हाई इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? जब हम अपने इंडिपेंडेंट हुए तो हमको ये नहीं पता था कि बेसिकली, क्योंकि काफी बैकवर्ड और गरीब थे हम लोग, तो हमें इस चीज के बारे में नहीं पता था कि हमें किस पर्टिकुलर तरीके से आगे बढ़ना है, क्या हमें करना है। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी था, उसके लिए हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी था, ताकि हमें पता चल सके कि हम आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने प्लानिंग को भी ऑप्ट किया था। बिकॉज, हल्का सा लिख देता, हिंट दे देता हूं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट नीड बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट because Indian government need to solve country's problem country's problem in a systematic manner with detailed programs so we need plan। ठीक है, ये बेटे ऐसे क्वेश्चन है कि बंदे को समझ में तो आता है लेकिन लिखने में दिक्कत। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बेटे, 1 मार्क्स का ये भी। Why should plans have goals? कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, प्लान के अंदर गोल्स क्यों होने चाहिए? तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं हल्का सा हिंट दूं
without without goals, the planners have nothing to achieve. Planners have nothing to achieve. Planners को अचीव करने के लिए कुछ होगा ही नहीं. And it becomes very difficult, and it becomes very difficult that which problems should given priority. Which problem should given priority. ये भी पता करने में बड़ी मुश्किल आएगी कि किस प्रॉब्लम को हमें पहले सॉल्व करना चाहिए. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लान्स के अंदर गोल होनी चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इतने खास नहीं थे. क्वेश्चन ये वाला काफी बार देखा है मैंने. ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं लेकिन आ सकते हैं कैंसियर. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. मैं आगे बढ़ूंगा. ओके, मिरेकल सीड्स किसे कहते हैं सबको पता ही है. जो आपके हाई यील्डिंग वैरायटी, फुल फॉर्म लिख देना. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं उसे मिरेकल सीड्स कहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन बहुत तेज करते हैं. मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है एग्रीकल्चर का वो पार्ट जो कि सेल्फ कंजम्पशन के बाद मार्केट में बेचने के लिए बच जाता है. दैट पार्ट ऑफ, हिंट दे रहा हूं हल्का सा, दैट पार्ट ऑफ agricultural production which sold in the market. जो मार्केट में बेचने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? मार्केटेबल सरप्लस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड. ये अच्छा क्वेश्चन है 3 और 4 मार्क्स का. एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड रिफॉर्म हम लेकर आए थे ड्यूरिंग द 1950 से लेके 1990 के बीच में, उसकी पहले तो नीड बता दीजिए भाई क्यों लेकर आए थे. ठीक है. और वो टाइप्स बता दीजिए कि कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आए. तो आप इसके आंसर के 2 पार्ट बना सकते हैं. नीड पहले बना दीजिए, नीड फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. तो जरूरत क्या थी हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लाने, लैंड रिफॉर्म्स को लाने की बेसिकली. तो जरूरत जो थी आप उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं जरूरत को. पहली, इनइक्वालिटी रिड्यूस. पूरी लाइन मैंने लिखनी चाहिए थी. रिडक्शन इन इनइक्वालिटी रिडक्शन, इनइक्वालिटी को कम करने की. दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. अच्छा, ये कहां से पॉइंट आ गया भैया? बेटे एग्रीकल्चर सेक्टर ना, हमारी इंडिया जो थी वो जनरली उसमें से ज्यादातर पॉपुलेशन आपको पता है 70 to 75% पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे. और इस कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर लैंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की डेवलपमेंट का एक बेस पॉइंट. इसलिए हमें सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स अपने लाने पड़े ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए उसका जो बेसिक गलती है जिसमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो रखा है उसको सही कर सके. तो नीड के ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं नेक्स्ट यहां लिख लेता हूँ. चलो यहां लिख लेता हूँ. अगर हम बात करें कि इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों को करवाए हैं आपके नोट्स के अंदर. जैसे 2 इसके हैं. एक है एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स. नंबर 2 लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड कितनी अपने पास कोई रख सकता है उसकी एक लिमिट तय कर देना, उसे लैंड सीलिंग. ठीक है.
और एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट और एक्चुअल टिलर्स के बीच में जितने भी वो टैक्स कलेक्शन करने वाले इंटरमीडिएट्स थे, जमींदार वगैरह जो भी, उनको हटा के और एक्चुअल टिलर्स के नाम जमीन कर देना। उससे पहले लैंड रिफॉर्म को सबसे पहले डिफाइन कर देना ऊपर, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म को डिफाइन कर देना और सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, ये लिखना ही लिखना है बेटे कि भैया ओवरऑल द लैंड रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट बट इट इज नॉट सक्सेसफुल in throughout the India. Only two states, Kerala and West Bengal, properly implemented these reforms. हल्का नॉलेज है तो लिख लेना, नहीं तो अपना कंक्लूजन बना लेना। ठीक है बेटे, लिखना जरूर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑलमोस्ट टाइम हमारा फिनिश ही हो गया बेटे, तो आज इतना ही रहने देते हैं बेटे। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं खत्म ही करवा दूंगा ये वाला, इसमें चैप्टर्स में है कुछ 16-17 क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं क्लासेस ये नेक्स्ट क्लास में आपको ये आराम से फिनिश कर। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। एनसीईआरटी इज द बेटे, आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से आपकी इंडियन इकोनॉमी आप बैकबोन बन चुकी है बेटे इकोनॉमिक्स के अंदर, मार्क्स को ज्यादा करने के लिए, हाई मार्क्स लाने के इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ही सब कुछ दावेदार है बेटे। क्योंकि मैक्रो तो आई नो कि मैक्रो बच्चा करता है, वो कॉन्सेप्चुअल है, वो हो जाती है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी दिक्कत है, तो तभी मैं बार बार इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ। ओके, चलिए आज इतना ही करेंगे बेटे। गुड डे बेटे, टेक केयर।